हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स का आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप मेरे कंप्लीट लेक्चर्स, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस, फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हो इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट की लिंक्स पड़ी हैं। वहां पे आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। अगर आपको जॉब्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस वगैरह, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आपने टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे सर्च करना है मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉस। सबसे पहले हम समझेंगे ये जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कहते किसको है। नाउ प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस of using various material and immaterial inputs in order to make output for consumption। प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन के अंदर हम इनपुट डालते हैं और वहां से आउटपुट निकलता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी फैक्ट्री के अंदर बिस्किट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप यहाँ पे कुछ मटेरियल थिंग्स या इमटेरियल इनपुट्स डालते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आटा डालते हो गया मटेरियल। अब इमटेरियल में क्या आएगा, जैसे सर्विसेज ऑफ लेबर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, स्किल एंड एफिशिएंसी वगैरह। ये सब चीजें किस में आती हैं, इमटेरियल इनपुट्स में, क्योंकि इनकी भी हमें जरूरत होती है अगर हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया। एक्चुअल में जो प्रोडक्शन है ना, दिस इज द रिजल्ट ऑफ कॉपरेशन ऑफ फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी बेसिक इनपुट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन जो है ना, वो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। इनको हम डिटेल में समझेंगे, अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगर हम इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन की बात करेंगे ना, तो प्रोडक्शन मींस क्रिएशन और एडिशन ऑफ वैल्यू। यहां पे आप एडिशन ऑफ वैल्यू करते हो। अगर किसी चीज में एडिशन ऑफ वैल्यू नहीं हुई तो हम उसको प्रोडक्शन नहीं कहते हैं। अब देखो, आपके पास एक लकड़ी है, वो है, मान के चलो आपने 100 रुपीज की लकड़ी खरीदी और इससे आपने चेयर बनाई और चेयर आपने 500 में बेची। यहां पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ वैल्यू। जो आपके पास रॉ मटेरियल था उसके अंदर आपने एडिशन ऑफ वैल्यू कर दिया, मींस देयर इज अ प्रोडक्शन। फिर हमारे पास है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है, स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। जो आपके पास फिजिकल इनपुट है, आपके पास फिजिकल इनपुट क्या होता है, लेबर, ठीक है, या कैपिटल। ठीक, तो जो फिजिकल इनपुट है इनका रिलेशन किसके साथ, आउटपुट के साथ। आउटपुट आपके पास फॉर एग्जांपल बिस्किट है, या आउटपुट आपके पास आयरन बार्स है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये स्टडी करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। इसकी इक्वेशन यहां पे है, क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप, जो एफ है ये शो करता है फंक्शनल रिलेशनशिप लेबर और कैपिटल का किसके साथ, आउटपुट के साथ। क्यू एक्स फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कॉमोडिटी एक्स, एल आपके पास लेबर है और के आपके पास कैपिटल है, यानी मशीनरी वगैरह। मैंने आपको बताया वी हैव फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो बेसिक इनपुट हमें जरूरत होती है फॉर द प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन।
मैंने आपको सिर्फ यही बोला है कि यही हमारे पास बेसिक इनपुट है जो हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि सर हमें तो बहुत सारी जरूरत पड़ती है। जैसे आपको चेयर बनानी है, वहां पे लकड़ी की जरूरत है। आपको बिस्किट बनाना है, वहां पे आटे की जरूरत है। वहां पे तो लैंड कहीं पे है ही नहीं। एक्चुअल में जो हम यहाँ पे लैंड इस्तेमाल करते हैं, इसका एक वाइडर सेंस में हम मतलब लेते हैं। अगर हम अल्फ्रेड मार्शल की माने, तो इन्होंने लैंड को एक्सप्लेन किया द मटेरियल्स एंड द फोर्सेस व्हिच नेचर गिव्स फ्रीली फॉर मेंस एड इन लैंड, वाटर, एयर एंड लाइट एंड हीट। यानी जो भी कुदरती चीजें मौजूद है ना, वो सारी की सारी लैंड के अंदर आती है। चाहे पानी है, आपकी फैक्ट्री के अंदर पानी की जरूरत है, तो किसके अंदर आप डालोगे? लैंड के अंदर। आपकी फैक्ट्री के अंदर लाइट की जरूरत है, या फॉर एग्जांपल सोलर पैनल्स आपने फिट किए, वहां से आपको लाइट मिल रही है, आपकी फैक्ट्री चल रही है, ठीक है। या जितने भी मिनरल्स हैं, क्योंकि वो नेचुरल हैं, तो वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? लैंड के अंदर आएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास लेबर। और लैंड इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये एक्टिव फैक्टर नहीं है, बल्कि पैसिव फैक्टर है। यानी ये खुद से कुछ भी नहीं करता है। लैंड आपके पास पड़ी हुई है, खुद से प्रोडक्शन नहीं करेगी, किसी को यहां पे प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। और वो कौन है? वो है लेबर। लेबर इज द एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी यही काम करता है, फिर जाके प्रोडक्शन होती है। अब आपके माइंड में आया होगा लेबर मतलब एक इंसान, उसके सर पे टोपी है और वो काम कर रहा है। लेबर के अंदर भी सारे आते हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं जो काम करते हैं, चाहे वो फिजिकली काम करें, या अपना दिमाग लगा के काम करें, या टेक्नोलॉजी के जरिए काम करें, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? लेबर के अंदर। इसमें इंजीनियर भी आएगा, इसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो भी आएगा, और जो लेबर, जिसको हम लेबर समझते हैं, अनस्किल्ड, वो भी इसके अंदर आएगा। हो गया हमारे पास दूसरा। फिर है कैपिटल। अब कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है? कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेल्थ अदर देन फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जो चीजें लैंड के अंदर नहीं आती हैं, यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, उसके अलावा जो भी है ना, वो सारा किसके अंदर आएगा? कैपिटल के अंदर आएगा। जैसे मशीनरी, वो किसके अंदर आता है? कैपिटल के अंदर आता है। टूल्स हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, या आपके पास बिल्डिंग हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे का सारा किसके अंदर आता है? कैपिटल के अंदर आता है। एक चीज आपको यहां पे याद रखना है, जो मनी है ना, पैसा, वो कैपिटल के अंदर यहां पे नहीं आता है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जो मनी है ना, ये जस्ट एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इससे आप जमीन खरीद सकते हो, इससे आप मशीनरी खरीद सकते हो, इससे आप लेबर खरीद सकते हो। लेकिन इसको हम जो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। मनी यहां पे इंक्लूड नहीं होता है। कैपिटल इज अ मेन मेड फैक्टर्स। कैपिटल क्या है? मेन मेड फैक्टर्स है। इज मोबाइल बिटवीन प्लेसेस एंड पर्सन। उनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। आपने दिल्ली से मशीनरी मंगवाई, तो ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है? पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या अभी तक आपने याद रखा? जो लैंड है या कैपिटल है, ये दोनों पैसिव है, क्योंकि ये खुद से कुछ नहीं कर सकते। मशीनरी आपके रूम के अंदर पड़ी हुई है, वो खुद से प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। ठीक हो गया। यहां पे एक्टिव फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो एक्टिव फैक्टर आपके पास एंटरप्रेन्योर है या है लेबर। ठीक हो गया। कैपिटल सप्लाई इज इलास्टिक। हम ये मानते हैं जो कैपिटल्स की सप्लाई है, ये इलास्टिक है। एंड डिमांड फॉर द कैपिटल इज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब है किसी और चीज की वजह से इसकी हमें जरूरत पड़ती है। जैसे आपको कपड़े बनाने हैं, तो कपड़ों के लिए आपको कॉटन चाहिए, आपको वो मशीनरी चाहिए जो कपड़े बना सकती है। यानी कपड़ों की वजह से इनकी डिमांड है, प्रोडक्शन की वजह से कैपिटल्स की डिमांड है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड डिमांड। फिर लैंड इज अ फिक्स्ड सप्लाई। लैंड को हम मानते हैं कि ये एक फिक्स्ड सप्लाई है,
एंड इन इलास्टिक इन सप्लाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर हमारे पास आता है एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, जो इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, जैसे आपने बिजनेस खोला, आप लेबर भी हायर करोगे, आपके पास लैंड होगी, लैंड के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपके पास होंगे, मशीनरी आपके पास होगी, उसको आप कोऑर्डिनेट करोगे। ठीक है, उसको आप चलाओगे, कैसे क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर। एंटरप्रेन्योर क्या है? इनोवेटर है। एक इकोनॉमिस्ट थे, जोसेफ शम्पीटर। उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर हु इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज, जो नए नए आइडिया देता है, मेथड्स, प्रोडक्ट वो लॉन्च करता है नए नए, प्लान, ऑर्गेनाइज एंड रन द बिजनेस। ठीक है, और वही एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो रिस्क उठाता है। ही बियर्स द रिस्क। अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बियर्स द रिस्क, इनमें कौन रिस्क उठाता है? जैसे आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, अब जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही हो, यानी आपने रिस्क उठाया, तो यहां पे रिस्क उठाने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब हम यहां पे पढ़ेंगे ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, जब ये प्रोडक्शन करते हैं तो इनको वहां से क्या रिटर्न मिलता है। लैंड का जो रिटर्न है, यानी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास है उनका रिटर्न है रेंट। यह हमेशा आपको याद रखना है, लैंड का रिटर्न है रेंट। जो कैपिटल, मशीनरी वगैरह आपके पास है, इनका रिटर्न है इंटरेस्ट। जो लेबर है, इनका रिटर्न है वेजेस। और एंटरप्रेन्योर का जो रिटर्न है वो है प्रॉफिट। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उनके रिटर्न। अब हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये फिक्स्ड फैक्टर भी हैं, वेरिएबल फैक्टर भी हैं। अब फिक्स फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर वो फैक्टर हैं जिनकी एप्लीकेशन चेंज नहीं होती है विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। और जो वेरिएबल फैक्टर्स है, इनकी एप्लीकेशन चेंज होती है विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। यहां पे देखो, आपके पास एक मशीनरी है, यानी ये आपके पास क्या है? फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, मशीनरी आपने लाई और अपने रूम के अंदर रख दी, चाहे यहां पे प्रोडक्शन करो या मत करो, लेकिन आपने मशीनरी रखी। ठीक है, अब अभी तक आपने खाली रूम था, वहां पे अंदर आपने मशीनरी रखी थी, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। फिर आपने क्या किया? मजदूर लगा दिए, 5-6 मजदूर लगा दिए, तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, यानी आपकी कुछ प्रोडक्शन हो रही है। फिर आपने सोचा मैं थोड़े मजदूर और बढ़ाता हूं, आपने मजदूर और बढ़ाए और प्रोडक्शन और ज्यादा हो गई। अब यहां पे कोई इस मशीन को ऑन कर रहा है, कोई ऑफ कर रहा है, कुछ यहां से चीजें डाल रहा है, जैसे यहां पे मैंने रखा है, कुछ यहां पे पैकिंग कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई। अगर आप देखोगे, यहां पे जो प्रोडक्शन हो रही है अभी भी मशीनरी एक ही है, यानी जो फिक्स फैक्टर हैं वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। चाहे आप 1 बैग बनाओ, 1000 बैग बनाओ, आपकी मशीनरी फिक्स है, वो वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन अगर आप एक लेबर इस्तेमाल करोगे, हो सकता है आप 1 बैग बनाओगे। अगर आप 500 लेबर इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है आप 1000 बैग बनाओगे। यानी जितना वॉल्यूम के अंदर चेंज होगी, चाहे आप कम करोगे या बढ़ाओगे, तो ये डिपेंड करेगा लेबर के ऊपर। तो लेबर मतलब वेरिएबल फैक्टर्स। तो यही यहां पे मैं मतलब आपको समझा रहा था कि जो फिक्स फैक्टर है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपका आउटपुट क्या है। चाहे आप 0 रखो तब भी मशीनरी आपके पास है, चाहे उसको इस्तेमाल करके आप 10 बैग बनाओ, 15 बैग बनाओ, 20 बनाओ, 100 बनाओ, तो वो वैसा ही रहेगा। लेकिन लेबर, जब आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो आपके पास लेबर कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी सी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो थोड़े से लेबर, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ज्यादा लेबर। ठीक, उसके बाद शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच at least one factor of production is fixed। अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, और यहां पे टाइम दिया जाता है।
जैसे शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, 3 ईयर होगा, जो भी है। और एक ऑप्शन ये भी दिया जाता है, एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। अब सोचते हैं बच्चे कि यार शॉर्ट रन होगा, 6 महीने का टाइम होगा, या 1 साल का, या 2 महीने का, तो वो उसी को टिक कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का टाइम के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट रन हो गया या लॉन्ग रन हो गया, इसको हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हो गया, यानी मशीनरी आपने फिक्स कर दी, आपने एक मशीन लाई, कोई चेंज इसके अंदर नहीं कर रहे हो, आप अपना आउटपुट को बढ़ा रहे हो बाय इंक्रीजिंग द लेबर, या वेरिएबल फैक्टर, आपने 2 लेबर इस्तेमाल किया, इसी मशीन के साथ 3 लेबर, इसी मशीन के साथ 4 लेबर, इसी के साथ 5 लेबर, तो ये हो गया शॉर्ट रन। अब लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम जहां पे आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरिएबल कर रहे हो। वेरिएबल का मतलब हो गया चेंज। ठीक है, आपने एक मशीन लाई, उसके साथ आपने रखे 20 वर्कर्स। ठीक है, फिर आपने दूसरी मशीन लाई, फिर उसके साथ आपने रखे 20 वर्कर, फिर आपने तीसरी मशीन लाई, इसके साथ आपने रखे 20 वर्कर। यानी लॉन्ग रन के अंदर आप बिल्डिंग भी खरीद रहे हो, लैंड भी खरीद रहे हो, कैपिटल भी खरीद रहे हो, लेबर को भी हायर कर रहे हो। यानी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे यहां पे चेंज हो रहे हैं। लेकिन शॉर्ट रन में सिर्फ हम लेबर को चेंज करते हैं। हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम नई मशीनरी खरीदें, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम न्यू बिल्डिंग को बनाएं। जो हमारे पास है वहीं पे हमने गुजारा करना है। अगर आप चाहते हो जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करो, तो आपको लेबर बढ़ाने पड़ेंगे। 2 लेबर तो थोड़ी सी प्रोडक्शन, 4 लेबर, 5 लेबर, 6 लेबर, जितनी आप प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हो आपको लेबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। समझ गए कॉन्सेप्ट? शॉर्ट रन में कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर होते हैं। लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, यानी आप यहां पे सभी को चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है? शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल आउटपुट एंड फिजिकल इनपुट। अब शॉर्ट रन में क्या होता है? जहां पे ओनली व्हेन फैक्टर इज वेरिड यानी चेंज, जहां पे सिर्फ एक ही फैक्टर को हम चेंज करते हैं, बाकी यहां पे कांस्टेंट रहता है। और चेंज होने वाला फैक्टर कौन है? बेचारा लेबर। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन shows the physical relationship between physical output and physical input, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है वो वैरिड यानी चेंज, इनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, यहां पे जो इकोनॉमिक लॉ है दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। दिस इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। और यहां पे हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। फिर हमारे पास जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, स्केल मतलब कैपेसिटी। अब मुझे खुद ही बताओ, जब आपके पास एक फिक्स मशीनरी है, एक मशीन है, तो यहां पे जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? कांस्टेंट है। यानी ये मशीन ज्यादा से ज्यादा 1000 बैग बना सकती है, यहां से तो ऊपर नहीं जा सकती है। चाहे आप 1 लाख लेबर कर दो, वो तो नहीं बढ़ेगा। यहां पे स्केल क्या होती है? कांस्टेंट होती है। यहां पे स्केल चेंज हो जाती है। क्यों? एक मशीन 1000 बैग बना रही है, फिर आपने दूसरी मशीन खरीदी, वो भी 1000 बना रही है, तीसरी मशीन खरीदी, तो यहां पे स्केल चेंज होती है। उसके बाद द रेशियो बिटवीन फैक्टर्स चेंजेस, और यहां पे कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे हमारे पास एक मशीन है, एक मशीन के साथ, फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है, इसके साथ हमने 5 लेबर्स इनिशियली यूज किए, फिर हमने सोचा नहीं थोड़ा सा चेंज करते, फिर इसी मशीनरी के साथ हमने 10 लेबर लगा दिए, इसी मशीनरी के साथ हमने फिर 20 लेबर इस्तेमाल किए। यानी यहां पे जो रेशियो है बिटवीन फैक्टर्स वो चेंज होती है, लेकिन यहां पे चेंज नहीं होती है। यहां पे आप क्या करते हो? आप देखते हो कि एक मशीनरी के साथ मैक्सिमम कितने लेबर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सोचा ठीक है यार 20 से ज्यादा इस मशीन के ऊपर लेबर का कोई काम नहीं है, ये आपने फिक्स कर दिया। अब आप इसी रेशो को कंटिन्यू करोगे।
जब आप दूसरी मशीन लाओगे उसमें भी आप इस ऐसे ही रखोगे, यानी यहाँ पे 20। फिर आप नई मशीन लाओगे उसके साथ भी 20, फिर नई मशीन लाओगे उसके साथ भी 20, यानी हर मशीन के साथ 20-20 लेबर काम करेंगे। तो यहां पे जो रेशो है बिटवीन फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। फिर हम जो शॉर्ट रन है वहां पे हम पढ़ते हैं टोटल प्रोडक्ट करो, और जहां पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पे हम पढ़ते हैं आइसोकॉन्ट्स के बारे में। ठीक है। नाउ अब हम सबसे पहले शॉर्ट रन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लॉन्ग रन के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट रन के लिए हमें पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जो कि है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मींस टोटल प्रोडक्शन, आपने कितनी प्रोडक्शन की एक फर्म के अंदर, इसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्शन, टोटल गुड्स प्रोड्यूस। ठीक है। द सम टोटल ऑफ आउटपुट produced by all units of variable factor combined with fixed factor। अब आपके माइंड में होना चाहिए हम शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं तो जो फिक्स्ड फैक्टर है वो रहेगा फिक्स। चाहे हमने एक मशीन रखी है चाहे दो रखी है, जितनी भी है उनको रखा है फिक्स, उनको हमने चेंज नहीं करना है। हमने चेंज करना है वेरिएबल फैक्टर्स, यानी लेबर्स आपको बढ़ाने हैं, पहले 4 फिर 5 फिर 6 जो भी है। तो टोटल प्रोडक्ट क्या है, जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस किया है किसने, लेबर्स ने, किसके कॉम्बिनेशन के साथ, इन मशीनरीज के साथ। ठीक। फिर हमारे पास हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, जब भी कहीं पे आपको मार्जिनल आए, चाहे मार्जिनल प्रोडक्ट हो, मार्जिनल कास्ट हो, या मार्जिनल कुछ और हो, तो मार्जिनल का मतलब हमेशा होता है एडिशनल। ठीक है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। क्या मतलब इसका, आप करंटली जो है 5 लेबर इस्तेमाल कर रहे हो और टोटल प्रोडक्शन आपकी 40 बैग्स की हो रही है, यानी 40 बैग आप बना रहे हो। फिर आपने क्या किया, एक और लेबर हायर किया, अब आप बना रहे हो 45 बैग्स। आप मुझे बताओ, ये जो एक लेबर आपने चेंज किया, इस वजह से टोटल प्रोडक्शन में कितनी चेंज हुई, तो 5। तो इसी को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। दिस मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूएस्ट वर्कर, जो आपने नया वर्कर हायर किया उसने आपकी प्रोडक्शन के अंदर कितना कंट्रीब्यूट किया, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। ये आपके पास न्यू प्रोडक्शन है, ये आपके पास ओल्ड प्रोडक्शन है, तो आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया। देखो यहां पे है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन, यानी करंटली। यहां पे फिर टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन, यानी जो आपके पास न्यू प्रोडक्शन है। टीपीएन हो गया जो न्यू प्रोडक्शन है, माइनस टीपीएन-1, n-1 मतलब पीछे वाली, जो आपके पास ओल्ड प्रोडक्शन थी। इसके अंदर जो भी चेंज आएगा वो हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इसको अगर हम सम करते हैं ना, ये हो गया समीशन यानी प्लस। इन सभी को अगर हम प्लस करेंगे तो वहां से भी हमें टोटल प्रोडक्शन पता चल जाएगी। अच्छा, फिर है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज का मतलब हो गया पर पर्सन, एक आदमी कितना प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे आपने 2 लेबर्स लगाए हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 20 बैग्स। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, अगर हम एवरेज देखेंगे ना, तो हर एक लेबर इस वक्त 10-10 बैग्स बना रहा है, यानी एवरेज निकालते हैं। ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर। फॉर एग्जांपल आपने टोटल प्रोड्यूस किए 40 बैग्स और आपने इस्तेमाल किए हैं 5 लेबर, तो 40 अपॉन 5 दैट इज 8 यूनिट्स, यानी पर लेबर कितनी प्रोडक्शन हो रही है, 8 यूनिट, यानी हर एक लेबर 8-8 यूनिट बैग बना रहा है। तो दिस इज एवरेज प्रोडक्ट। यहां पे मैंने इसको कैलकुलेट किया है, जो आपके पास लैंड है या जो भी आपके पास फिक्स फैक्टर है वो हमने रखे हैं फिक्स, उनका यहाँ पे काम नहीं है। अब जब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट की, मैंने पहले एक लेबर इस्तेमाल किया, फिर दो, फिर 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह से। जब मैंने एक लेबर इस्तेमाल किया तो मेरे पास प्रोडक्शन हो रही थी 50 यूनिट्स। ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट क्या आएगा, टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर, टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर।
यानी 50/1 दैट इज 50। ठीक हो गया। एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? पहले जब मैंने कोई भी लेबर इस्तेमाल नहीं किया था तो कितनी प्रोडक्शन हो रही थी? 0। ठीक है। जब मैंने लेबर इस्तेमाल किया 1, तो 50 माइनस 0 दैट इज 50 होगी मार्जिनल प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने दूसरा लेबर इस्तेमाल किया और टोटल प्रोडक्शन हो गई 90। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या आएगा? 90/2 दैट इज 45। और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो गया? न्यू टोटल प्रोडक्शन माइनस ओल्ड टोटल प्रोडक्शन दैट इज 90 माइनस 50 40। इसी तरह से तीसरा लेबर मैंने इस्तेमाल किया, अब प्रोडक्शन हो गई 120, तो यहां पे एवरेज प्रोडक्ट आ गया 40, यानी 120 डिवाइडेड बाई 3, तो न्यू प्रोडक्शन माइनस ओल्ड प्रोडक्शन तो हो गया 30। इसी तरह से नीचे तक मैंने इसको लिखा है। अब हम यहां पे पढ़ेंगे द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता क्या है? दिस लॉ states that as more and more of variable factors is combined with fixed factor, marginal product of factor may initially rise। ये क्या कहता है? आपने एक बेकरी की शॉप खोली, वहां पे आपने एक मशीनरी लगा दी। जब आपने मशीनरी लगा दी, सब कुछ फिट कर दिया, अभी तक आपने किसी भी लेबर को हायर नहीं किया है, तो यहां पे आप जो ब्रेड बना रहे हो, अभी कोई भी ब्रेड नहीं बनेगा। जो ही आप एक लेबर लगाओगे, यहां पे एक लेबर इस्तेमाल करोगे, तो वो यहां पे ब्रेड बनाएगा, हो सकता है 5 ब्रेड बनाए। ठीक है। अब जब दूसरा लेबर आप इस्तेमाल करोगे, आपने 2 लेबर्स लगा दी, हो सकते हैं वो 20 ब्रेड बनाए। पहले एक बनाता था सिर्फ 5, अब एक एडिशनल की वजह से यहां पे एडिशन हुआ 15 ब्रेड होगा। अब ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ये एक दूसरे की हेल्प भी करे। पहले ये खुद आटा भी गूंथता था, खुद ही ब्रेड इस ओवन के अंदर भी रखता था। अब एक बंदा जो है वो आटा गूंथता है और दूसरा यहाँ पे ब्रेड को बना रहा है। इससे जल्दी हो रही है और इस वजह से जो ब्रेड्स की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई। यानी जो एडिशनल प्रोडक्शन है ना, वो 15 ब्रेड्स की हो गई। जब आपने 3 वर्कर्स लगाए, अब ये और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो हो सकता है आपकी जो प्रोडक्शन है अब वो 20 और बढ़े। यानी पहले हो रही थी 5 टोटल, फिर हो गई 20, फिर फॉर एग्जांपल आपके पास हो गया 50, या 50 रखो मान के चलो। यहां पे एडिशनल कितना हो रहा था? 15 का। यहां पे एडिशनल कितना हो रहा था? 30 का। ठीक है। यानी इनिशियली जो जो आप लेबर को इंक्रीज कर रहे हो, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है। समझ गए कॉन्सेप्ट? अब यहां से आगे समझो। तो इसका मतलब होगा इंप्लाइंग टोटल आउटपुट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ये जो है इसको थोड़ा सा आगे समझेंगे, अभी फिलहाल इतना ही समझो। बट इवेंचुअली अ सिचुएशन मस्ट कम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट डिक्लाइन। उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब एडिशनल प्रोडक्शन जो है वो कम होती जाएगी। जैसे पहले आपने बनाए 5 ब्रेड, जब आपने एक लेबर इस्तेमाल किया तो 5 ब्रेड। दूसरा लेबर आपने इस्तेमाल किया, हो गया 20 ब्रेड, यानी प्लस हो गया 15 का। तीसरा लेबर आपने लगा दिया तो वहां पे हो गया 50 का, यानी प्लस हो गया 30। फिर जब आप चौथा लेबर इस्तेमाल करोगे तो हो गया 70, यानी इस वक्त सिर्फ +20 का हो गया। पहले प्लस हुआ यानी मार्जिनल प्रोडक्ट 15, फिर बढ़ा 30, फिर यहां पे घटा। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास ओवन है इसके अंदर भी तो एक कैपेसिटी है। यहां पे फॉर एग्जांपल 20 ब्रेड ही लग रहे हैं, कुछ ब्रेड बाहर वेट कर रहे हैं, तो उनको टाइम लग रहा है। अब जब आप चौथा पांचवा लेबर यहां पे इस्तेमाल करोगे तो वो उतने एफिशिएंटली वहां पे काम नहीं करेंगे, यानी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी? अब कम हो जाएगी। फिर आप करोगे और तो आपके पास टोटल प्रोडक्शन 80, यानी जो नया लेबर आपने इस्तेमाल किया इसने सिर्फ 10 ब्रेड का कंट्रीब्यूशन किया। ठीक हो गया। फिर क्या कहता है उसके बाद? इनफैक्ट अ स्टेज में कम, उसके बाद एक स्टेज आती है
जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाती है। आपने फिर लेबर लगाए यहां पे। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, कुछ लेबर तो काम कर रहे हैं, कुछ लेबर एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, यानी वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो एडिशनल प्रोडक्शन क्या हो रही है, जीरो हो रही है। ठीक। फिर अगर अपने लेबर्स को और कंटिन्यूअसली हायर करोगे, अब आपके पास रूम छोटा है, उस छोटे रूम के अंदर ये सिर्फ लड़ाइयां करेंगे। जो इन्होंने ब्रेड बनाए थे वो भी इन्होंने खत्म कर दिए, कुछ तो इन्होंने फेंक दिए, कुछ इन्होंने खा लिए। तो यहां पे अब प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी जो बने बनाए थे वो भी उन्होंने क्या कर दिए, खराब कर दिए। तो यहां पे आपने क्या समझा, सबसे पहले जब आप लेबर को हायर करोगे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। फिर आप कंटिन्यूअसली जब हायर करोगे, फिर जो एडिशनल लेबर आप इस्तेमाल करोगे वो आपको एडिशनल देगा, लेकिन जो पिछले लेबर ने आपको फायदा दिया था उतना फायदा नहीं देगा। फिर आप कंटिन्यूअसली लेबर्स को हायर कर रहे हो। फिर जब आप कंटिन्यूअसली लेबर को हायर करोगे तो जो एडिशनल लेबर है वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। ठीक है, वो चुपचाप यहां पे खड़ा होगा और बाकियों को देखेगा। फिर आपने कंटिन्यूअसली लेबर्स को हायर किया, तो फिर एक छोटी सी जगह में वो सिर्फ लड़ाइयां करेंगे, जो आपका बना बनाया था वो भी वो खत्म कर देंगे, यानी नेगेटिव आपके पास प्रोडक्शन हो जाएगी। अब देखो, इसको हम यहां पे समझेंगे। फिक्स फैक्टर यानी फिक्स। ठीक है। अब लेबर है, आपके पास एक मशीनरी है यानी ओवन है, वहां पे आपने एक लेबर इस्तेमाल किया, तो ब्रेड आपके बने दो। ठीक है। फिर दूसरा लेबर आपने इस्तेमाल किया, अब ये दोनों लेबर मिलके काम कर रहे हैं, टोटल ब्रेड इन्होंने बनाए पांच। यानी पहले लेबर ने कंट्रीब्यूट किया थी दो ब्रेड, जब आपने दूसरा लेबर भी इस्तेमाल किया उस वजह से एडिशनल हो गई तीन ब्रेड, यानी 5 - 2 दैट इज 3। फिर आपने जब तीसरा लेबर इस्तेमाल किया तो टोटल प्रोडक्शन हो गई 9, यानी तीसरे लेबर ने आपको +4 ब्रेड्स के अंदर कर दिया, 9 - 5। ठीक। फिर आपने क्या किया, और आपने लेबर इस्तेमाल इंक्रीज कर दिया, चौथा लेबर आपने इस्तेमाल किया, तो टोटल प्रोडक्शन तो आपकी बढ़ी, यानी 12। अभी तक इस स्टेज तक आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है ना, जो टोटल प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो रही थी। किस रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। यानी पहला वाला कम कंट्रीब्यूट करता था, दूसरा उससे ज्यादा, तीसरे उससे ज्यादा। इसको हम कहते हैं बढ़ तो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से। फिर चौथा लेबर जब आपने अप्लाई किया तो टोटल प्रोडक्शन आपके पास हो गई 12। यहां पे भी टोटल प्रोडक्शन बढ़ी, लेकिन चौथे लेबर ने कंट्रीब्यूट किया सिर्फ 3 का, यानी 12 - 9, सिर्फ 3 एडिशनल ब्रेड अब बने। फिर जब आपने पांचवा लेबर अप्लाई किया, फिर आपके पास टोटल प्रोडक्शन बढ़ी, लेकिन पांचवें लेबर ने कंट्रीब्यूशन दिया सिर्फ दो ब्रेड का, फिर आपके पास सिर्फ दो ब्रेड बढ़े। अब देखो यहां पे भी टोटल प्रोडक्शन बढ़ी रही है, लेकिन इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, यानी जितना पिछले वाला कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे कम अगले वाला लेबर कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस लेबर ने एडिशन दिया 3 ब्रेड का, इस लेबर ने एडिशन दिया सिर्फ 2 ब्रेड का। फिर आपने जब छठा लेबर इस्तेमाल किया, इसने कंट्रीब्यूशन आपको सिर्फ एक ब्रेड का दिया, यानी इसकी वजह से आपके बेकरी शॉप में सिर्फ एक ब्रेड बढ़ा। ये क्या है, टोटल प्रोडक्शन यहां पे भी बढ़ रही है लेकिन एट डिमिनिशिंग रेट। तो पहली स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, दूसरी स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा है, और जो तीसरा आपके पास है वहां पे फिर नेगेटिव में चला जाएगा। यानी सातवां लेबर जब आपने हायर किया तो फिर भी वही रहे, यानी उसने कोई काम नहीं किया, वो दरवाजे पे बैठा और देखता रहा। तो जो प्रोडक्शन है पहले भी 15 थी, अभी भी 15 है, यानी उसकी वजह से आपके बेकरी शॉप में कोई भी एडिशन नहीं हुई। फिर आपने क्या किया, एक और लेबर हायर कर दिया, उस लेबर ने बाकी लेबर को भी डिस्टर्ब किया, जो उन्होंने ब्रेड बनाए थे वही खाए क्योंकि काम तो है नहीं। तो अब आपके पास एक ब्रेड कम हो गया, यानी प्रोडक्शन जो है अब घटने लगी। ठीक हो गया। अब डायग्रामेटिकली इसको हम समझेंगे। सबसे पहले कुछ एजम्पशन है। ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल, यानी सिर्फ एक फैक्टर को हम चेंज कर रहे हैं, और जो वेरिएबल फैक्टर है वो होमोजीनियस है। मतलब आप सोचोगे कि यार एक लेबर ज्यादा एफिशिएंट है, दूसरा कम है, तीसरा कम है, नहीं। हम ये मान के चलते हैं
सारे लेबर इक्वली एफिशिएंट है। द प्रोडक्ट इज मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट, और जो प्रोडक्ट है इसको हम फिजिकल यूनिट में मेजर करते हैं, और जो स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी है वो फिक्स रहती है। अब यहां पे देखो, पहली स्टेज, आपने जो ही लेबर को इंक्रीज कर दिया 0 से K तक। अब देखो यहां पे आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही है एट इंक्रीजिंग रेट। यानी पहला लेबर आपको 2 ब्रेड बढ़ा रहा है, दूसरा लेबर आपकी शॉप में कंट्रीब्यूट कर रहा है 3 ब्रेड का, फिर कर रहा है 4 ब्रेड का, 5 ब्रेड का, 6 ब्रेड का। यानी जो कंट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। जितना पिछला लेबर आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है ब्रेड्स में, अगला उससे ज्यादा, अगला उससे ज्यादा। तो यहां पे जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है। तो टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। समझ गए पहली स्टेज। फिर हमारे पास आती है दूसरी स्टेज। जो ही आपने लेबर और इंक्रीज कर दिए, जितना इसने कंट्रीब्यूट किया था अगले वाले ने उससे कम कर दिया। यानी इस लेबर की वजह से आपकी शॉप में 6 ब्रेड बढ़ गए, अगले लेबर की वजह से सिर्फ 5 बढ़े, अगले लेबर की वजह से सिर्फ 4 बढ़े, फिर सिर्फ 3 बढ़े, फिर 2 बढ़े, फिर 1 बढ़ा, और फिर कुछ भी नहीं बढ़ा। यानी जो टोटल प्रोडक्शन है अभी भी बढ़ ही रहा है, लेकिन एट डिमिनिशिंग रेट। पहले होता था टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, फिर दूसरे में इंक्रीजिंग हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। क्यों? क्योंकि जो एडिशनल प्रोडक्ट है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो डिक्रीज हो रहा है। फिर यहां पे अब कंटिन्यूअसली लेबर लगा रहे हो, तो फिर आपके पास जो टोटल प्रोडक्शन है अब वो घटेगी। और लेबर लगाओगे वो फिर खाएंगे, फिर और लेबर लगाओगे जो ब्रेड है उनको फेंक देंगे। ठीक हो गया। ये है फर्स्ट स्टेज, ये है सेकंड स्टेज, ये है थर्ड स्टेज, और ये है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्योंकि यहां पे स्लोप चेंज हो रहा है। पहले कर्व ऊपर की तरफ जा रही थी, अब ये नीचे की तरफ जा रही है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहां पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कितना होता है, आपने कहना है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है। फिर अगर आपसे कोई पूछेगा इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जो टोटल प्रोडक्शन है वहां पे क्या चेंजेस आती हैं, आपने कहना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट पे, इसके बाद इंक्रीज होती है डिमिनिशिंग रेट पे। ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज के बीच में जो बैरियर है वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। ठीक है। और जब आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। ठीक है। फिर जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है तो टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब आप हो एक प्रोड्यूसर, आप ठहरे प्रोड्यूसर। अब जरा मैं आपसे ये पूछूंगा, विल यू प्रोड्यूस इन द स्टेज 1 ऑफ प्रोडक्शन? क्योंकि ये एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। जरा मुझे बताओ, इस स्टेज में आप कंपनी को चलाओगे, आप प्रोडक्शन करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि यहां पे एवरी एडिशनल लेबर आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे रहा है। यानी आपकी प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो फर्स्ट स्टेज में हम कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन करेंगे। क्या मैं कहूंगा आप स्टॉप करोगे? नो, आई विल नॉट स्टॉप, बिकॉज इन स्टेज 1 एम्प्लॉयमेंट ऑफ every additional unit of variable factor is giving more marginal output। ठीक है। अब अगर आपसे मैं कहूंगा, क्या आप स्टेज 2 के अंदर रुक जाओगे? क्योंकि यहां पे तो मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है। आपने कहना है नहीं, क्योंकि यहां पे भी तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अब देखो, आपने एक फैक्टर अप्लाई किया, इसने आपको 5 ब्रेड एडिशनल बना के दिए। फिर आगे आपने किया, इसने 4 दिए। आगे आपने एक किया, 3। यानी हर एक कोई ना कोई तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना कुछ तो ब्रेड आपकी फैक्ट्री में बढ़ ही रहे हैं ना। इसका मतलब स्टेज 2 के अंदर भी हम रुकने वाले नहीं है। हालांकि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक एडिशनल लेबरर आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है।
फिर हम पहुंचेंगे इस वाले स्टेज पे जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया 0 और टोटल प्रोडक्शन हो गई अब मैक्सिमम। अब क्वेश्चन आता है, विल यू प्रोड्यूस या एंटर इन द स्टेज 3? क्या आप इस स्टेज में जाना चाहोगे? इस स्टेज में आप जाना नहीं चाहोगे। आप रुकोगे कहां पे? जो स्टेज 2 है ना, इसके एंड पे आप रुकोगे, यहां पे। यहां से आगे आप नहीं जाओगे। यानी यहां से आगे आप लेबर एम्प्लॉय नहीं करोगे, क्योंकि वो अब आपका घाटा करेंगे। जितना आप लेबर इस्तेमाल करोगे, जो टोटल प्रोडक्शन है वो गिरती जाएगी। तो ठीक है, अगर आपने रुकना है तो रुकना है आपने एट द एंड ऑफ स्टेज 2। ये थे आपके लिए क्वेश्चन एज ए प्रोड्यूसर। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। शुरुआत में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती क्यों है? पहला रीजन है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अभी आपने नई नई मशीन लाई, इसके अंदर कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल 200 ब्रेड्स बनाने की। आपने अभी एक लेबर इस्तेमाल किया, ये कितना ही ब्रेड बनाएगा, कितना ही ये अभी मशीन को यूटिलाइज करेगा। फिर दूसरा, और अच्छे से इसको फिर यूटिलाइज करेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो शुरुआत में अभी जो आपके पास मशीनरी है वो फुली यूटिलाइज नहीं हुई है। जितना आप ज्यादा लेबर को इस्तेमाल करोगे उतनी वो फुल यूटिलाइज हो जाएगी और प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। फिर डिवीजन ऑफ लेबर, पहले आपने एक लेबर इस्तेमाल किया। अब फॉर एग्जाम्पल ये कपड़े बना रहा है, तो ये कपड़े मशीन के अंदर डाल भी रहा है, उनको सी भी रहा है, फिर आगे पैकिंग भी कर रहा है, उठा भी रहा है, सारा एक ही कर रहा है। जो ही आप लेबर बढ़ाओगे तो ये एक फिक्स काम करेगा, ये मशीन को ऑपरेट करेगा, दूसरा कपड़ों को सिएगा, तीसरा बटन लगाएगा, चौथा पैकिंग करेगा। तो यहां से इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक काम ये बार बार करेंगे, एफिशिएंसी भी बढ़ेंगे और इधर उधर इनको भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो यहां पे भी आपकी प्रोडक्शन क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न है। फिर है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। शुरुआत में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एक साइड से और एक साइड से होगी मशीनरी, उनके बीच में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होता है, जिस वजह से एडिशनल जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद आता है कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब हमारे पास जो डिमिनिशिंग रिटर्न है ये होता क्यों है? जो रिटर्न आता है फैक्टर्स का, जो प्रोडक्शन होती है वो डिक्लाइन क्यों होती है? पहला रीजन है फिक्सिटी ऑफ अ फैक्टर। अब देखो, एक मशीनरी की एक फिक्स्ड उसकी कैपेसिटी है। यार यहां पे आप लगा सकते हो 100 लेबर्स, आपने 1 लाख लेबर लगा दिए, तो ये जो आपने एडिशनल लगा दिए इनका तो कोई काम नहीं है। इसकी एक फिक्स्ड कैपेसिटी है कि भाई इतना ही प्रोड्यूस करेगा। जब आप और ज्यादा लेबर यहां पे इस्तेमाल करोगे तो ये ओवर यूटिलाइज्ड हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये मशीन ही टूट जाएगी, लेकिन आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। फिर हमारे पास इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर। अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, इनको आप एक दूसरे की जगह पे परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। आपने रोड बनानी है, आप यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल करके कटिंग कर सकते हो और लेबर के जरिए भी यहाँ पे कटिंग कर सकते हो, लेकिन क्या ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? आपने मशीनरी हटाई, लेबर को इस्तेमाल किया, लेबर यहाँ पे वो काम कर ही नहीं सकती। यहाँ पे हार्ड रॉक कहीं पे आएगी, यहाँ पे जो लेबर है वो यहाँ पे काम नहीं कर सकती है जो काम मशीन कर सकती है। जो लेबर जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपने एक मशीन रखी है, कंटिन्यूअसली लेबर को आप बढ़ा रहे हो। अब आपकी जो फैक्ट्री है वहां पे दूसरी मशीनरी होनी चाहिए थी, वो काम करती, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं मैं लेबर को ही बढ़ाऊंगा, तो इस वजह से भी यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। फिर जो ही आप एक फिक्स फैक्टर के साथ बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर इस्तेमाल करोगे, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है अब वो ठीक नहीं रहेगा, उसकी वजह से भी आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है। देखो, ये करो आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे
मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है? देखो, पहले यहां से मार्जिनल प्रोडक्ट इस पॉइंट ए तक बढ़ रहा है, जो टोटल प्रोडक्शन है ये भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट यहां पे डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन जो टोटल प्रोडक्शन है अभी भी वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन एट डिमिनिशिंग रेट। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन यहां पे हो गई 0, ठीक है, यानी जब आपने 7 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इस्तेमाल किए, आपके पास मार्जिनल प्रोडक्शन है 0, लेकिन टोटल प्रोडक्शन आपके पास है मैक्सिमम। ठीक है। उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 से नीचे चली जाती है, जब नेगेटिव हो जाता है, टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन करती है। ये आपको याद रखना है। पहला क्या याद रखा आपने? जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रही है, टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर रही है एट इंक्रीजिंग रेट। दूसरा आपने याद रखा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रही है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है एट इंक्रीजिंग रेट। जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है, फिर जाके टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होती है। ठीक है। और जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, यह है रेट ऑफ टोटल प्रोडक्शन, यानी टोटल प्रोडक्शन का रेट क्या है। अगर मार्जिनल प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगी, तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी कांस्टेंट रेट से। ठीक है। अगर मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, तो ये करेगी इंक्रीजिंग रेट से। अगर मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज करेगी, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी डिक्रीजिंग रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो, ये है एवरेज प्रोडक्ट, ये है मार्जिनल प्रोडक्ट। आप मुझे बताओ, पहली स्टेज हमारी यहां से लेके तो यहां तक है, देखो यहां तक, और एवरेज प्रोडक्ट यहां से बढ़ रही है, बढ़ रही है यहां तक। आपने क्या चीज यहां पे ऑब्जर्व किया? ये लाइन ऊपर है, ये लाइन नीचे है। जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर है एवरेज प्रोडक्ट से, तो जो एवरेज प्रोडक्ट है ये बढ़ रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, जब तक ये लाइन ऊपर है। तो पहला रिलेशन आपने याद रखना है, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट बड़ा है एवरेज प्रोडक्ट से, जो एवरेज प्रोडक्ट है ये बढ़ रहा है। और जो एवरेज प्रोडक्ट है इस स्टेज पे मैक्सिमम है, तो यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट इक्वल है। तो आपने दूसरा यहां पे क्या याद रखा, ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे दोनों लाइन मिल रही हैं। जहां पे दोनों लाइन मिल रही हैं, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल है, और दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट इन दिस कर्व। यहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है। ठीक है। उसके बाद ये लाइन नीचे चली जाती है, यानी जब मार्जिनल प्रोडक्ट लेस हो गया एवरेज प्रोडक्ट से, तो जो एवरेज प्रोडक्ट है ये अब डिक्लाइन करेगी, ये क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है। अब जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये नेगेटिव भी चला जाता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे पास थे रिलेशन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपने जरा मुझे बताना है, डज राइजिंग टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है, क्या इसका मतलब ये है ऑलवेज इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी ऑलवेज मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस लेक्चर में हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा, जहां पे हमने लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न पढ़ा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, यानी लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे।